Hello everyone, can you hear me? Hello everyone, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। तो हम लोग बोर्स मॉडल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बोर्स मॉडल ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक एंड परमिटेड सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड होगी, डू नॉट चेंज विद टाइम। डू नॉट चेंज विद टाइम मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। उसके बाद कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा जब कोई रेडिएशन की लाइट इस पर पड़ेगी और वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। मतलब अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने में 50 जूल चाहिए तो 50 ही जूल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसी लाइन पर मैंने शायद खत्म किया था, हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्या ये लाइन लिखवा दिया था? हेलो, कैन यू हेयर मी? किसी की आवाज? थर्ड पॉइंट लिख रहे थे। लिखाया नहीं था? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अच्छा फोर्थ पॉइंट लिखिए। नहीं सर, थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट होगा अब। सर बस समझाए तो ये आपको पॉइंट लिखवाना है जो आप पॉइंट अच्छा बता रहे हैं। चलिए ठीक ठीक ठीक, चलिए ओके। मैंने कहा था कि लोअर साइड में जाएगा लेकिन वहां वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। देन इट इमिट्स, जितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया उतना, देन इट इमिट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना ही एनर्जी इमिट्स भी करेगा। लिख लिया? बोलिए, लिख लिया? यस सर। सब लोगों ने लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? मैं तो समझा ही दिया था। अच्छा लिख रहा हूँ, लिखिए।
हाँ उमर रहीम सब लोगों ने लिख लिया? ओके चलिए। अच्छा इसी 4th पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट डालिएगा, 5th नहीं डालिएगा। इस 2 पॉइंट से ये बात साबित हुई, if transition of electron takes place between टू लेवल का मतलब हुआ लोअर से हायर या हायर से लोअर, टू लेवल, देन डेल्टा देन E2 minus E1 should be equal to h mu। तो जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही लेगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या नहीं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है और ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट है। अगर आपको मैंने कहा कि अगर इसकी आपके पास यहाँ पर आपके पास 20 जूल है, इसका 70 जूल है, इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पर जाने के लिए कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, जल्दी बताइए कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, बोलिए। 50 जूल। 50 जूल है। ये 50 जूल कहाँ से आएगा, सारे लोग मिलके बोलिए। रेडिएशन से। रेडिएशन से। तो बताइए E2 माइनस E1 70 माइनस 20 शुड बी इक्वल टू h mu हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो 50। यस सर। हाँ अरे उमर रहीम ये सब बोल क्यों नहीं रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन जी। तो दिस इज इसलिए इसी थ्योरी से साबित हुआ कि बोर्स मॉडल ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली थी, लाइट के पार्टिकल नेचर को की मदद ली थी उन्होंने। देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाए तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो h mu के बराबर होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। कुछ नहीं है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल is equal to E2 minus E1 is equal to h mu। 70 और 20 से 70 जाने पर 50 जूल लेगा, वो 50 जूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलेगा। तो वही तो कहा गया 50 is equal to 70 minus 20। ये 50 जूल कहाँ से मिला, h mu से। 70 क्या है E2, E1 क्या है 20। आया समझ में जिन्होंने दोबारा पूछा? बताइए नमरा, नोमा, सादिक सबको समझ में आ गया? जी सर। यस सर। दोबारा समझा दीजिएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा था मेरा। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सारे लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए कि ये तो लिख ही लिया, कंक्लूजन भी लिख लिया। अब ये 5th पॉइंट पर सारे लोग ध्यान दें अब कि मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर पड़ेगा और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर जाएगा। लेकिन वहां अब हायर ऑर्बिट पर जाके वो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, तो दोबारा रिटर्न्स बैक करेगा। तो 50 जूल एनर्जी उसने लिया था तो रिटर्न्स बैक में 50 ही जूल इमिट्स करेगा। और बोलिए आया समझ में जिन्होंने दोबारा पूछा था, समझा दिया मैंने? हेलो यस सर। सर हाँ वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ें, टाइमली सब लोग ज्वाइन कीजिए। शुरू में बड़ी परेशानी होती है, इतनी दफा आदमी रिपीट करता है, टाइमली आइए। अब आइए 5th पॉइंट और से सुन। देखिए ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास ऑर्बिट है, सारे लोग ध्यान दें। और न्यूक्लियस और ऑर्बिट जब आपके पास है, चिश्तिया अभी आप आई हैं, लेट हो गया आपको। हेलो साइंटिस्ट। जी सर अभी देखा था मैं। नहीं तो क्लास ये फिक्स्ड है, ट्यूसडे थर्सडे फिक्स्ड है, सैटरडे भी। अब तीनों दिन क्लास होगी, ओके। हेलो साइंटिस्ट। जी सर। हाँ मैं तो मैसेज शुरू में इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट नए रहते हैं तो टाइम मेरा मैसेज आए ना। ट्यूसडे थर्सडे फिक्स्ड है, सैटरडे को भी अब सुबह में क्लासेस होंगी,
सुबह सैटरडे का कोई फिक्स नहीं है, मैं एक दिन पहले ही टाइम पर, लेकिन सैटरडे को क्लास होगी ये फिक्स है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे ये सब समझा दिया था, मैं लिखवाया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में, एक ये ले लीजिए, कोई नई बात नहीं है, पिछले क्लास में ये मैं समझा दिया था, बस लिखवाना था आज। चलिए अब आइए नई बातों पर। ये आपके पास न्यूक्लियस है, आपको मालूम है सब लोगों को कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। अच्छा अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, अब सुनिए 2 मिनट अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन जब लगातार रिवॉल्व करता है, जैसे आप ये एकदम फिजिक्स, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना बोर्स मॉडल को फिजिक्स के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। डेली लाइफ में भी देखिए, हम अगर चलते हैं या हम आप जहाँ पर बैठे हुए हैं या हम लोग भी बैठे हुए हैं, नेचुरल प्रोसेस है कि हम पर 2 फोर्स लग रहे हैं। हाँ या ना, जल्दी बताइए। 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों बैलेंस में। यस सर। आप सूखी जमीन पर लगातार चल लेते हैं, तो गीली जमीन पर क्यों नहीं आप आराम से चल पाते? क्योंकि वहां एक ही फोर्स होता है, अनबैलेंस ही होती है, हम गिर सकते हैं, इसलिए बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। या बर्फीली जमीन पर आप तेज दौड़ नहीं सकते या तेज नहीं चल सकते, एक फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स। तो ये अल्लाह का देन है कि जो भी चीजें हैं वो 2 फोर्स की वजह से हैं, बैलेंस हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए कोई भी चीज अभी तक एग्जिस्ट है। तो बोर मॉडल ने भी यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जब लगातार रिवॉल्व कर रहा है, तो एक बात बताइए, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो एक फोर्स ये होगी और एक फोर्स बाहर की तरफ होगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, एकदम डेली लाइफ का मिसाल देता हूँ। आप बचपन में 2 भाई या भाई बहन हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के घूमते होंगे, या देखा होगा 2 भाई बहनों या 2 खेल खेलते हैं ना, हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो सर्कुलर मोशन होता है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अरे Yes, दोनों sir. एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ऐसे से नहीं घूमते हैं। बोलिए चिश्तिया, नमरा नोमा, Yes, sir. आप लोग तो Yes, खेली। sir. हाँ आप हाँ एक मिनट, अरे ये लड़का बड़ा बदमाश लड़का है, ये जब भी ज्वाइन करता है एक मिनट हो जाइए। चलिए यहाँ देखिए सारे लोग, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप 2 भाई बहन या 2 लोग दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जो घूमते हैं, एक ने हाथ छोड़ दिया, तो बताइए वो बाहर की तरफ गिरेगा कि आपकी तरफ गिरेगा? जल्दी बताइए। बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर। हाँ, इससे साबित क्या हुआ कि सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ फोर्स लगता है। आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, जी सर। और एक पत्थर में आप धागा बांध के अपना चाहिए, अगर मान लीजिए वो धागा खुल गया तो पत्थर बाहर ही की तरफ फेंकाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। हाँ, तो एकदम फिजिक्स में याद रखिए, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती ही लगती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? जल्दी बताइए। सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, एकदम लॉजिक लगाइए। अच्छा तो देखिए, एक आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे उमर को समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट लोग जल्दी बताएं। जी। हाँ, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। अच्छा, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो अगर इस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है। अरे बोलिए ना, आप दोनों 2 लोग जो आपस में घूमते हैं, जैसे आप अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करें, या अभी मैंने मिसाल दिया पत्थर पर रस्सी बांध के आपने चाहे, समझिए 2 फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो सेंटर की तरफ फोर्स है, इसको हम कहते हैं, यहाँ गौर से सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? जल्दी बताइए। सेंट्रीपिटल। हाँ, ये किधर लगता है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अब देखिए सारे लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, घबराएंगे नहीं। कूलम्बिक फोर्स, मैं इसलिए कहा इसमें फिजिक्स की बातें होंगी। देखिए केमिस्ट्री क्या था, देखिए ये दो चार्ज बॉडी हुआ कि नहीं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ तो इस फोर्स को कहते, आराम से बोलो भाई, कोई मुंह में लगा के मत बोलो, मैं रिमूव कर दूंगा, आराम से बोलो, माइक को थोड़ा हटा के बोलो। यहाँ देखें फोर्स का नाम है कूलम्बिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है K(Q1)Q2/r²। अब इस पर मत जाइए के क्या है, इसका फॉर्मूला में कोई यूज नहीं है, पेशेंस रखें। जिस तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, 9th-10th में नहीं पढ़ा कि दो मास वाली बॉडी है, 9th ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1m2/r²) पढ़ा होगा 9th-10th में, जल्दी बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी तरह कूलम्बिक फोर्स है, मास की जगह दो चार्ज बॉडी है बस, K(Q1)Q2/r²। इसी को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, फिजिक्स के पहले चैप्टर में आएगा, इसलिए कह रहे हैं ये सब दोबारा फिजिक्स में भी आप 12th में पढ़ेंगे, तो आप गौर से सुने। आप कूलम्बिक फोर्स क्या है, क्या के होता है, इस पर पीएचडी करने की केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं है, बस आप इस बात को बस याद रखिए कि दो चार्ज बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है उसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए के है, Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, और Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है, उसको हम कहेंगे Ze। क्यों कहेंगे, अब मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। देखिए अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, 2 प्रोटॉन। तो बताइए हर एलिमेंट के केसेस में न्यूक्लियस में प्रोटॉन अलग अलग आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर अलग अलग यस सर। हाँ वेरी गुड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस यस सर। हाँ चिश्तिया सबको समझ में आ रहा है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2 प्रोटॉन, ये Z क्या है, प्रोटॉन नंबर है। 2 प्रोटॉन होगा तो 2e लिखेंगे, 3 प्रोटॉन होगा तो 3e लिखेंगे, 4 प्रोटॉन होगा तो 4e लिखेंगे। तो न्यूक्लियस, इसलिए मैंने लिखा Q1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया तो E लिख दिया, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो Ze है, Z प्रोटॉन नंबर है। तो बताइए इस स्लाइड में सबको बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग हाँ या ना, 2 फोर्स। यस सर। अब सारे लोग सर। बताइए, अब सारे लोग बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होने के लिए, लगातार रिवॉल्व होने के लिए, इस पर ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा, तभी तो लगा। एक की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगी, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकाएगा या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उस रिवॉल्व करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पर जो 2 फोर्स लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में तो अपोजिट ही है, तभी इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। जी। अब मैं 5th पॉइंट पहले लिख देता हूं, फिर वो सारी बातें नोट कीजिएगा। पहले लिखिए मेरे साथ साथ, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, उसके बाद फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला सब आएगा, विल रिवॉल्व around the nucleus until and unless force acting towards the nucleus समझा, must be equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब mv²/r, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी और बराबर होगी।
सर इक्वल टू के बाद क्या लिखे हैं? हाँ हाँ बता देते हैं। इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू CEN है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा माइक हटा के बोलिए, जो लोग बोल रहे हैं। तुम बात बोल रहे हो तारीफ, थोड़ा सा माइक हटा के बोलिए प्लीज। तो इलेक्ट्रॉन will revolve around the nucleus until unless force acting towards the nucleus must be equal to centrifugal force। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? रहीम, उमर, लिख लिया। माजिद और Yes, sir. नमरा, नोमा, यस सर। माजिद, सब लोगों ने लिख लिया। वेरी गुड। अब आइए गौर से सुनिए, इसको जल्दी से लिखिए 2 मिनट के अंदर, फटाफट। 1 मिनट, सॉरी 5 मिनट, जल्दी लिखिए। इसको भी 5th पॉइंट में लिखना है। नहीं 5th पॉइंट के नीचे लिखना है ना। 5th पॉइंट, हाँ 5th पॉइंट के नीचे लिखिए। वेरी गुड, 5th पॉइंट के नीचे लिखिए। तो 5th पॉइंट थ्योरी हो गई आपकी। सारी बातें लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। ये सर्कुलर पाथ मैं समझा देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए। सर्कुलर पाथ में हमेशा याद रखिए, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है उसमें एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जो मैंने आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दिया, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक होता है सेंटर की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा नाम है कूलम्बिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला K(Q1Q2/r²। ये मैंने लिखा, इसी को मिला दीजिएगा तो KZE² हो जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट और है, उसको लिखने के बाद फिर हम बोर मॉडल का मैथमेटिकल टर्म्स सब पढ़ेंगे, जिस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे आपको आएंगे। ट्यूसडे थर्सडे क्लास फिक्स्ड है, सैटरडे को भी क्लास है, होगी। अब 3 दिन तो होगी ही, अब कुछ दिनों के बाद हम 4 दिन करने वाले हैं। तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा डे बढ़ाने पर? अरे बोले नो ना। सर। हाँ नो सर। हाँ, एक ही ने आदमी ने कहा नो, बाकी को प्रॉब्लम होगी लगता है ना? हेलो हेलो साइंटिस्ट लोग, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे, मैं थोड़ा होम्योपैथ दवा देता हूँ शुरू में, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक दूंगा, धीरे धीरे होता है ना दवा। अरे सही कह रहा हूँ ना? हाँ यस सर। हाँ, बस आप करते रहिए, पर डे मेहनत करते रहिए, सब हो जाएगा। जिस दिन पढ़ाया गया, जिस स्टूडेंट ने ये गांठ बांध लीजिए 11th 12th और नीट जी में, जहां भी पढ़िए, जिससे भी पढ़िए, और उसी दिन मिनिमम आप पढ़ लीजिए घर पर। फिर आपका का जो सेल्फ स्टडी का आपका जो शेड्यूल है, वो उसमें हम कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये टीचर जो पढ़ाया उसको दोबारा पढ़ लीजिए, रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका 11th बहुत मजबूत होगा। जिसने 11th को मजबूती के साथ कर लिया, 12th में कम परेशानी होगी। लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी बताइए। जी। Yes, sir. यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, सब लोग चिश्तिया, नमरा, नोमा, सब लोगों ने लिख लिया था? जी सर। सर वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए मोहम्मद असीम, आप बाद में आए हैं क्या कुछ? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जी सर, वो लिख लिया 5th से लेके अभी तक। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ देखें, ध्यान दें, लास्ट पॉइंट ये है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमने 12 कहा बोर मॉडल को फिजिक्स की वजह से नोबेल प्राइज मिला, इसलिए फिजिक्स के टर्म्स आए रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक दोबारा 12th के फिजिक्स में भी है।
ये इंटायरली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा 50% पार्ट फिजिक्स ही है। अब ध्यान दे, आपने एक नाम सुना होगा लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना, जल्दी बताइए, लिखना नहीं है इसको। यस सर। यस सर। इनटू वेलोसिटी है, ये हुआ लीनियर। आप चल रहे हैं, आपके अंदर मास है, मोमेंटम है, लेकिन एक आप तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर है, तो देखिए वेलोसिटी है। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम को इसके रेडियस से मल्टीप्लाइड कर दें तो इसको हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाता है, जल्दी बताइए? एंगुलर मोमेंटम। पहले आपको समझा रहा हूं, फिर मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, कि जब मैं पॉइंट लिखवाऊं तो आपको समझ में आए। और आप ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे MVR। ऐसे तो फॉर्मूला होता है MVR cos थीटा, लेकिन यहाँ पर सॉरी MVR sin थीटा, क्योंकि आप फिजिक्स में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, क्रॉस और डॉट, वेक्टर वेक्टर। यस सर मैडम। यस सर। हाँ, असल फार्मूला ये होता है, असल फार्मूला MVR sin थीटा, क्योंकि देखो V और R में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर वो 1 होगा सर। हाँ, तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए आई नो फिजिक्स, दैट द रीजन। आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया। ऐसे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है MVR sin थीटा, लेकिन आप sin थीटा को नेग्लेक्ट करें। मैं इस तरह समझाया कि एक होता है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर सर्कुलर मोशन है, उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है लीनियर मोमेंटम को उसके R से मल्टीप्लाइड करना। तो क्या मेरी ये एंगुलर मोमेंटम सारे स्टूडेंट को आ गया समझ में, MVR, हाँ या ना? जी ठीक, बोलिए बोलिए, एक ही स्टूडेंट ने जी बोला सर। सर, आया? यस सर। अच्छा, आप देखिए, सारे लोग सुनिए। बोर मॉडल ने यही कहा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। प्लीज सुनिए, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है। उन्होंने वही कहा, गौर से सुनिए, कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, वो लिखेगा नहीं, जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर होगा। ये फिक्स्ड वैल्यू है, उसका मल्टीपल होगा। ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला बना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और से सुनिए। जैसे हम फिक्स्ड वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे समझिए। एक बात बताइए, किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है तो हम क्या बोलते हैं? 1E, 2E, 3E, 4E, यही बोलते हैं ना। किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है तो बताइए, नमरा, नोमा, चिश्तिया, रहीम, उमर, सब। यस सर, यस सर। हाँ, इससे क्या Yes, इस वैल्यू को आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक फिक्स्ड वैल्यू E है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। एक स्मॉलेस्ट वैल्यू E है, अरे बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। उसको हम n से मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर। वही हाल बोर मॉडल ने कहा। बोर मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, का उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू कौन है? h/2π। आपको समझ में आया कि बोर मॉडल ने प्लैंक्स की मदद ली कि नहीं? h को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। फिर से सुनोने का, उस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल, यानी n की वैल्यू, जैसे MVR जो हो सकती है, n की वैल्यू 1 तो h/2π हो सकती है, n की वैल्यू 2 तो 2h/2π हो सकती है, n की वैल्यू 3h/2π। क्या 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू 1.3 नहीं हो सकती है? पॉइंट में नहीं हो सकती है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो दूसरा सेकंड ऑर्बिट होगा, तीसरा थर्ड ऑर्बिट होगा। 1 और 2 के बीच का कोई पाथ नहीं होगा, 2 और 3 का कोई पाथ नहीं होगा। इससे भी साबित हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का मतलब ही यही होता है कि एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर। बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। जी। अब उन्होंने ये फार्मूला कहां से लाया? तो बोर मॉडल ने, बाद के साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया है। मैं आपको 2-3 दिन के लेक्चर के बाद आएगा, इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है। बोर मॉडल ने ऐसे उन्होंने कहा, प्रूफ करेगा। उस साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इस फार्मूले को प्रूफ करके दिखाएगा। बोर मॉडल के पॉइंट को डी ब्रोगली प्रूफ करेगा।
यानी बोर मॉडल का पॉइंट सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन देगा डी ब्रॉगली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बोर मॉडल का लास्ट पॉइंट क्या है। बोर मॉडल का लास्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर है। वो फिक्स्ड वैल्यू कौन है? h/2π है, उसका मल्टीपल n = mvr होगा। समझ में बात आई? जैसे तैसे ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। यही सब चीजें रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता तो है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ पे, इसका ऑर्बिट कैसा सर्कुलर पाथ होगा, किस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, उनके बारे में आइडिया नहीं दिया। सुना सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। तो मैं अब आपको लिखा रहा हूं, लास्ट पॉइंट लिखिए। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व whose मत लिखिए, उस सर्कुलर पाथ इन विच where n is number of shell, मतलब 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। लिख लिया तो बताइए। यस सर। चलिए, एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, ये सारी बातें थ्योरी हो गई बोर मॉडल की। 6-7 बातें उन्होंने कही, इसको अपने अच्छे से पढ़िएगा। अब रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट जो अब तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल। बोर मॉडल ने जो अपना मॉडल बनाया था, एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसके लिए बनाया था, जल्दी बताएं? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन किसमें होता है केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या हीलियम पॉजिटिव। हाँ, एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये बात बोलना है। क्या बोलना है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए He+1 में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, जल्दी बताएं सारे लोग। लिथियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, लिथियम +2 के लिए एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है। कैसे 1 है? केटायन का मतलब क्या होता है? 2 - 1 तो 1 ही बचेगा। लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है, +2 घटा दीजिएगा तो 1 ही आएगा कि नहीं सब में? हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर।
हाँ, तो इसको कहते हैं बेरिलियम के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं, Be+3 के लिए एक्सेट्रा। तो ये उन्होंने जो मॉडल बनाया था वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, कि भाई दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 स्पेशली हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये ड्रॉबैक्स नहीं है, ये लिमिटेशन में आप पढ़ेंगे कि बोर मॉडल ने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं दिया था। चलिए, ये लाइन लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। चिश्तिया समझ में आ रहा है? नमरा, नोमा, सबको समझ में आ रहा है? यस। तो फिर से पहले सारे लोग मिलकर बताइए, बोर मॉडल किस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। 1 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये सब जो है ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुआ, ऐसे स्पीशीज जिसमें उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो। डिड यू अंडरस्टैंड? या यस सर। वेरी गुड। अब आइए सेकंड पॉइंट, बोर्स ऑर्बिट is also called स्टेशनरी ऑर्बिट। ये भी नाम याद रखिए, बोर ऑर्बिट का दूसरा नाम भी है स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन is revolving in the circular path of fixed energy. Both side is also called stationary because electron is revolving in the circular path of fixed energy. लिख लिया? बताइए। चलिए, अब आइए टॉपिक डालिए, मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स मॉडल। अब आइए सबसे पहला, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बोर मॉडल ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसकी रेडियस फिक्स्ड होती है, हाँ या ना? जल्दी बताइए, बोलिए ना। यस। हाँ, यस सर। तो अब आपको इस पर न्यूमेरिकल देगा, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, 2-3 मिनट रुकिए। पहला फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, हाँ या ना? जल्दी बताइए। बोर मॉडल से आया, बोर मॉडल में है ना ये फॉर्मूला? यस सर जी। तो v इज इक्वल टू nh/2 पाई mr लिखेंगे। चलिए, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए, पहले ये लिखिए, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पहले लिखिए सारे लोग मेरे साथ साथ। चलिए, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, तो यहाँ से v इज इक्वल टू nh/2 पाई mr हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। एवरीवन नोटेड डाउन? यस सर। नो सर। लिखें, जल्दी लिखें भाई। हाँ, नोटेड डाउन? यस यस सर। सर। अच्छा, अब सुने, एक बोर मॉडल का फॉर्मूला है mvr²/r, अभी जो पढ़ा आपने, kZe²/r²। तो देखिए, लिखिएगा नहीं, r कैंसिल, तो यहां से v² आ गया, kZe²/mr, हाँ या ना? जल्दी बताइए। जी।
देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम आर। एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे बोलिए ना, लिख लिया सारे नो लोग? प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए पहले ये लिख लीजिए। अब आइए, एवरीवन नोटेड डाउन। चिश्तिया, नमरा, नोमा, रहीम, उमर। यस जी यस सर। अब सुनिए, अब आप सबको जिन आपको मालूम है, देखो ये वी स्क्वायर है, तो इस वी की वैल्यू को इसमें तुम पुट कर दो। देखो एन, देखते रहना भाई, एन एच बाई, देखो ये वी की वैल्यू है 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। देखो v की जगह ये रख दिया ना, बोलो ना हेलो एवरीवन, शुड बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई एम आर। भाई राइट साइड में तो यही रहेगा। अब v की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ जी एवरीवन। हाँ, अब देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। तो देखो आर आर कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो देखो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखना मत, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर बाई इंटू 4 पाई स्क्वायर एम। हमें ये फार्मूला याद नहीं रखना। देखो गौर से सुनो अच्छे से, ये फार्मूला हमें याद नहीं रखना है। गौर से सुनिए अच्छे से, कान खोल के। इसमें बताओ एच प्लांट्स कांस्टेंट है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। यस सर। अच्छा, एच जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, के यूनिवर्सल है, जेड प्रोटॉन नंबर है, ये वेरिएबल है। जेड सबका अलग अलग होगा, एन सबका अलग अलग होगा। एन का मतलब कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं जिस पर रेड निशान लगा रहा हूँ, सॉरी ग्रीन, एन स्क्वायर और जेड ये दोनों वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा हर एटम के केसेस में। बताओ 4 पाई एम, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम ही रहेगा कि नहीं हर केसेस में, बोलो एवरीवन। जी तो देखो इन सब को सॉल्व करके जो वैल्यू, आपको ये याद रखना है, इस स्लाइड वाला, ये मीडिया को दिखाने के लिए है, कोई डिराइव नहीं करना है। मैं इसलिए डिराइव किया कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कहां से फार्मूला आया। डेरिवेशन आएगा 12th की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि आपको आर की वैल्यू कैसे आई। तो इन सब की वैल्यू को पुट करने पर आएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। देखो एन स्क्वायर ऊपर जेड नीचे, इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पढ़ा चुका हूं लेमडा में। बताओ सबको समझ में आया, हेलो एवरीवन। तो कोई भी पूछे बोर मॉडल के रेडियस का फार्मूला बोले तो आप यही आप याद रखेंगे 0.5। अब एन है, आपको कहेगा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, तो एन की वैल्यू 1 डाल दीजिए। जो प्रोटॉन, जेड क्या है, वही प्रोटॉन नंबर, जो प्रोटॉन नंबर होगा वो डाल देंगे। न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा ही, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा नहीं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर आपको कोई आदमी पूछ दे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, और से सुनिए, He+1 इन थर्ड ऑर्बिट, तो आपके पास फॉर्मूला मौजूद होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो 0.529। बताइए ऑर्बिट कौन है, थर्ड ऑर्बिट है कि नहीं, तो 3 का होल स्क्वायर। प्रोटॉन हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, He+1 में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो 2 ही होगा कि नहीं, 2। तो बताइए 9/2 को 4.5 लिखेंगे, 4.5 इंटू 5 0.529 एंगस्ट्रॉम, इस तरह लिख देंगे। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, कोई टफ काम नहीं है। 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। क्या एंगस्ट्रॉम इसलिए लिखेंगे क्योंकि एटम जो होता है वो स्मॉलर होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट को स्मॉलर ही यूनिट में लिखा जाता है। क्या सबको ये फार्मूला समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस यस सर। यस हाँ सर। हाँ, मेरा मशवरा है कि आप सिर्फ एंगस्ट्रॉम में ना याद करें, आपको न्यूमेरिकल में जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको 3 फॉर्म में याद रखना है। 52.9 इन फार्मूला, एन स्क्वायर बाय जेड तो हमेशा रहेगा,
अब यहाँ पर हो जाएगा पिकोमीटर। आप पिकोमीटर में भी याद रखें, किसी भी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल दे दे, तीसरा फॉर्म आप याद रखिए 0.0529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड सब में रहेगा, नैनोमीटर। सबसे मशहूर एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने रेडियस को नैनोमीटर में लिखा है, तो आप इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा, इसलिए 3 यूनिट में आप डायरेक्टली याद रखें। एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ भी है, एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ भी है, एन स्क्वायर बाई जेड यहाँ भी है। बाकी की वैल्यू को एच, के, ई, 4, पाई, एम की वैल्यू को पुट करके 0.529 आता है एंगस्ट्रॉम में, और यहाँ आता है पी को 52.9 पिकोमीटर में, यहाँ आता है नैनोमीटर में। तो ये आपको याद रखना है। बताइए सबको समझ में आया रेडियस? हाँ जाना जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। चलिए जल्दी से, यहाँ तक तो हाँ, यहाँ तक तो लिख ही लिया था, ये जल्दी से लिखिए। आपको ये फॉर्मूला पर हाथ डेरिवेशन पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने समझाया है कि फॉर्मूला कैसे आया है। आपको असल फॉर्मूला वही याद रखना है जो मैंने आपको लिखाया है। यस सर, हो गया। हाँ, और सब लोगों ने लिख लिया? एवरीवन, सारे लोग बताइए। चलिए, असल ये 3 फॉर्मूला याद रखिए। ये न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं एक न्यूमेरिकल समझा के आपको बताया है, अभी सारे चीज पढ़ लेंगे तब। सर मेरा लास्ट का फॉर्मूला रह गया पिछली स्लाइड में। ओके, हो गया सर। गुड। लिख लिया? यस सर। यस सर। हमारा नोमा, चिश्तिया, सब लोगों ने लिख लिया? यस। चलिए अब आइए, रेडियस उन्होंने बताया था। देखिए बोर मॉडल ने जो जो कहा, उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया। अब आइए दूसरा मैथमेटिकल टर्म्स, गौर से सुनिए। सादिक, हंगामा हो रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनिए। आपके पास एक फॉर्मूला मौजूद है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अभी बताया था ना आपको बोर मॉडल में। तो देखिए अगर हम आर आर कैंसिल कर दें तो आपके पास आया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। गौर से सुनिएगा,
मैथ के मुताबिक अगर हम हाफ दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दें ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया kZe²/2r। इसको अभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, समझा। तो कोई भी क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला kZe²/2r। न्यूमेरिकल में क्या ये इस्तेमाल करेंगे? नो। इसकी क्या वैल्यू होगी वो हम आपको 5-10 मिनट के बाद बताएंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस फॉर्म में सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अरे सबको आया? सबको आया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए लिखिए जल्दी से। लिख लिया? यस सर। आप सुनिए, तीसरा टर्म है, इसको इस फॉर्म में याद भी नहीं रखना है, हम बताएंगे, अभी घबराइएगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए हमेशा, केमिस्ट्री या फिजिक्स यही कहता है। पहले लॉजिक लगाइए, कोई भी चीज अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस की जाए, पहले समझिए, कोई भी चीज अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस की जाए तो वहां जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है, आप नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस है कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। यहाँ जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब गौर से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी? तो वही है कि जब भी मैं जो कहना चाह रहा था वो बेसिकली कि इफ वर्क इज डन, क्योंकि वर्क एनर्जी का फॉर्म है, if work is done against natural process, then that work done is stored in terms of potential energy। जो मैं कहने का मकसद यही था कि जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस, तो वहां जो वर्क के जरिए जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। ये फिजिक्स में या जनरल रूल याद रखें, इफ एनी वर्क इज डन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस, पर नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक है, जो अल्लाह की तरफ से है, अगर उसके अगेंस्ट हम नेचुरल कोई वर्क डन करेंगे तो वहां जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्या ये मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। चूंकि हम यहाँ पर अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं तो हम -Fs ले लिया। अब बताइए, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया था? देखो यहाँ कहाँ गया फोर्स कुलम्बिक ही फोर्स तो है, कुलम्बिक ही फोर्स तो है। कहाँ गया ये kZe²/r²। बोलो आया कि नहीं? हेलो। यस सर। तो kZe²/r² और डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही r, मतलब यही है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। आप न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, आप इसके अगेंस्ट इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ वर्क डन होगा। तो देखिए r कैंसिल हो जाएगा। हेलो एवरीवन। तो -kZe²/r। तो बताइए ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर्ड होगी, जल्दी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगी कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा क्यों होगी, जल्दी बताओ। डायलॉग क्या दिया था, जल्दी बताओ क्यों होगी। ये अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। यस, क्योंकि आप न्यूक्लियस खींच रहे हैं, आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो वही है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा -kZe²/r। -kZe²/r जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का होगा।
तो आपको इस फॉर्म में याद नहीं रखना, क्या काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में याद नहीं रखना है। तो सर क्यों बताया, उसका लॉजिक है क्यों बताया, आपको अब समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट में पहले इस दोनों को लिख लीजिए जल्दी से। थर्ड तो लिख, सेकंड तो लिख लिया, थर्ड लिख लीजिए। ये माइनस एफ एस क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस, तो इसलिए नेगेटिव में आएगा। एनर्जी आपकी कंज्यूम, खर्च हो रही है ना। देखिए नीचे से ऊपर जाइएगा तो आपको आपकी एनर्जी नहीं घटेगी, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, वही कंज्यूम हो रही है, रिलीज हो रही है आपकी एनर्जी, कंज्यूम नहीं सॉरी रिलीज हो रही है, एनर्जी घट रही है, इसलिए माइनस में आएगा। हेलो बोलिए ना जी। थैंक यू, थैंक यू सबको। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिएगा। हाँ सेकंड पॉइंट, अच्छा बता देते हैं। देखिए ये तो फॉर्मूला के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, आपको बोर मॉडल से मालूम हुआ, हाँ या ना? यस सर। हाँ तो देखिए आर आर कैंसिल, तो आपके पास बचा एम वी स्क्वायर, यहाँ बचा के जेड स्क्वायर बाय आर। हमने क्या किया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाइड किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यस सर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय 2, यानी फॉर्मूला आपके देखिए, जैसे हम के देखिए एम वी स्क्वायर बाय आया के जेड स्क्वायर बाय आर, तो लॉजिक लगाइए, हाफ से मल्टीप्लाइड की, इधर हाफ किया तो इधर भी हाफ किया, क्यों, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़े, तो यही काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया के जेड स्क्वायर बाय 2। समझ में बात आई? यस सर। सर बोलिए। अगर कोई फोर्स ग्रेविटेशन के अगेंस्ट एक्ट करेगा तो उससे भी पोटेंशियल एनर्जी यस ये कोई भी फोर्स, कोई भी वर्क डन, फोर्स नहीं, कोई भी वर्क डन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस होगा, कोई भी वर्क डन अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस होगा, तो वहां जो वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके भाई तो ग्रेड वेक्शन फोर्स ना, ऊपर से नीचे आएगा, आराम से आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो आप अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए वहां जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब आइए, ये दोनों फॉर्मूले के बताने का मकसद ये था, ध्यान दीजिएगा, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। असल ये है चौथा, जो असल इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, और से सुनिए। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब वही डिफरेंट ऑर्बिट, वो कहा था ना हर ऑर्बिट में एनर्जी। तो गौर से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। इसलिए मैंने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस का, जब भी कोई पूछे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिक दिमाग में रख लीजिए एनर्जी का मतलब उसमें पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। तो अब जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो देखिए माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी के जेड स्क्वायर बाई 2r। तो बताइए एनर्जी का भी फॉर्मूला निगेटिव में आ रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आया। बोलिए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। नमरा, नोमा, चिश्तिया, रहीम, उमर, माजिद, सबको समझ में आया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस सर नेगेटिव वाली यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? वो हम बताएंगे ना, अभी तो थ्योरी में लिखवाएंगे ना, अभी तो हम नेगेटिव का मतलब बताएंगे आपको। व्हाई द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, हम रिमार्क्स नोट्स लिखवाते हैं ना माजिद, उसमें बताएंगे, वो बताएंगे नेगेटिव में क्यों। नेगेटिव में आया, ये सबको समझ में आ गया नेगेटिव का क्या मतलब? आई विल डिस्कस। यहाँ तक सबको समझ में आया? ये पहले बताएं सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक, पहली बात ये नोट कर लें सारे लोग दिमाग में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में निगेटिव में ही होगी। सर क्यों? आपसे पूछा जाएगा व्हाट डज मीन बाय द निगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये हम डिस्कशन करेंगे अभी 4-5 मिनट के बाद। पहले इस फॉर्मूले को मैं पूरी तरह समझा दूं आपको, तो फिर से सुनिए। इलेक्ट्रॉन किसी फर्स्ट ऑर्बिट में है,
कोई का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में 1 जूल है, आप ये गलत बोल रहे हैं, -1 माइनस में होगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिट में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर होगा तो वहां एनर्जी निगेटिव में आएगी। ये फॉर्मूला समझ लें आप, -kZe²/2r। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताएं। जी सर। यस सर। अब आइए, हाँ अब ये आपको याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन असल न्यूमेरिकल में जो आपको इस्तेमाल करना है, फिर 3 फॉर्मूला, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको आएगा -13.6 n²Z²। यहाँ n नीचे आएगा। अब देखिए r है ना, यहाँ पर r नीचे डिनोमिनेटर में r है ना, बोलिए तो सारे लोग मिलके दिख रहा है? यस सर। सबको दिख रहा है, चिश्तिया सबको दिख रहा है r नीचे। अच्छा, अभी r का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 0.529 n²/z। जैसे n²/z रखिएगा तो z ऊपर चला जाएगा तो z² हो जाएगा, इसलिए याद रखिए z² ऊपर है। तो ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में कहे तो -13.6 n²z, n वही ऑर्बिट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जूल में कैसे, अब इसी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.18 10⁻⁻18 n²z, ये हमेशा रहेगा जूल में। ये किस में है जल्दी बताइए? जूल में। तीसरा एनर्जी nth ऑर्बिट का। तीसरा सारी यूनिट में याद रखिए, -1312 n²z² किलो जूल पर मोल। जैसे आपको कहा कैलकुलेट द एनर्जी, तो हमेशा जब कहे कैलकुलेट द एनर्जी तो हमेशा आप SI यूनिट जूल में निकालिए, लेकिन आपको तीनों याद रखना है। कहे किलो जूल पर मोल में निकालो, तो आप कन्वर्ट करने में तो आपका टाइम लगेगा, तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट याद कर लें? जो बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। तो अब आपको रेडियस का फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब देखिए सर, आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर कहेगा तो हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। पहली बात फिर से मैं बोल देता हूं, सारे लोग मिलके बोलिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में बताइए, ऑलवेज नेगेटिव कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? क्या बोलेंगे सर? ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। ये फॉर्मूले से ही साबित है। और एनर्जी, जब भी कोई पूछे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बताइए उसमें क्या है? सिर्फ पोटेंशियल है, सिर्फ काइनेटिक है कि दोनों शामिल है? दोनों है। दोनों। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो समझिए उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट की वजह से, सर पोटेंशियल एनर्जी कहां से? वही न्यूक्लियस खींचना चाह रहा फिर भी बिहारी दौड़ रहा है, इसका मतलब अगेंस्ट प्रोसेस जा रहा है, न्यूक्लियस तो हर पॉइंट पर उसको खींच रहा है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए टोटल एनर्जी का मतलब हुआ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पहले ये स्लाइड लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? सर। यस सर। आवाज किसकी आती है? हाँ ठीक, लिख चिश्तिया रहा हूँ नगरा। मैं। हाँ सारे लोग लिखें। अरे रहीम भाई को समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू। हो गया। एवरीवन डन? यस सर। यस सर। ये सब एकदम याद होना चाहिए। जैसे रेडियस का फॉर्मूला 3 फॉर्म में बताया, उसी तरह ये भी।
लिख लिया। सही, जो 13 पॉइंट माइनस 13.6 वैल्यू है सही, इसका मतलब कैसे आया? ये पूरा प्रूफ हो गया है ना, ये जो है ना के की वैल्यू आर में जो 0.529 है, ई और 2 सबको सॉल्व करके आएगा ना, ये कांस्टेंट है। हाँ, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना 13.6 उसी को सॉल्व करके, जैसे रेडियस में मैंने बताया कि पूरा, इसलिए मैं जानबूझ के, इसलिए यही सब कंफ्यूजन के लिए मैं जानबूझ के रेडियस का भी फार्मूला प्रूफ किया मैंने, एच के ई सब की वैल्यू पुट करके यही आएगी। उसी तरह एनर्जी में भी सारी वैल्यू पुट करके यही आएगी, बस कौन सी वैल्यू वेरिएबल होगी, जेड और एन। यहाँ जेड और एन, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है। आगे बढ़े सारे लोग, बताइए हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वो ये है, प्लीज आप सुनिए। कंक्लूजन, आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी जो इस फॉर्म में आया था, माइनस, सारे लोग देखिएगा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r। वेरी गुड। अच्छा आप बताइए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, आप अपने बुक में देखिए, अपने नोट्स में देखिए, के जेड स्क्वायर बाई 2r है। हाँ या ना, जल्दी बताइए, देखिए नोट्स में टोटल एनर्जी आया था काइनेटिक। अब आप लॉजिक लगाइए, दोनों में क्या फर्क है, बस माइनस का फर्क है कि नहीं, जल्दी बताओ। इसलिए याद रखो, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है। फिर तो पोटेंशियल एक मिनट, मतलब माइनस टोटल एनर्जी, मतलब अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी He+1 का सेकंड ऑर्बिट में निकालो, तो तुम क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकाल लोगे सेकंड ऑर्बिट की, बस माइनस से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में देखो, जानबूझ के हमने उसमें NZ नहीं लिखा था, यही तक छोड़ दिया था कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी का, तो न्यूमेरिकल में कराऊंगा, लेकिन जब भी काइनेटिक एनर्जी बोर मॉडल की मदद से कहे, तो बताओ सारे लोग, पहले क्या निकालोगे, टोटल एनर्जी। क्या निकालोगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कहाँ से निकालोगे, ये तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लोगे। बोलो हेलो एवरीवन। जी यस सर। अरे किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं यस जो मैं सर। बोलना चाह रहा हूँ यार। यस सर। तो बस टोटल एनर्जी निकाल लो, अगर टोटल एनर्जी -5 आई तो माइनस माइनस प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी 5 हो गई। आया सबको समझ में, हेलो एवरीवन। जी। यस सर। फिर अच्छा अब सुनो अच्छे से, कंक्लूजन में न्यूमेरिकल करूंगा तो और अच्छे से आएगा। अब सुनो, फिर से सुनो, टोटल एनर्जी तुम्हारे पास माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2r है। देखते रहना, टोटल एनर्जी को रहने दो, माइनस के जेड स्क्वायर बाई r को रहने दो, 2 को हमने बाहर ले लिया। कोई फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। नहीं। अच्छा ये देखो सारे लोग, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ टोटल एनर्जी। अगर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी भी अगर कहे, तो तुम टोटल एनर्जी निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। इससे क्या साबित हुआ, तुम सिर्फ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, इससे तो एनर्जी तो निकलेगा ही, तुम पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी मदद से निकाल सकते हो, 2 × En कर दो। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला मालूम है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का है, टोटल एनर्जी निकालो माइनस टोटल एनर्जी कर दो। बोलो आया समझ में हाँ या ना। हेलो एवरीवन। सर यस सर। इसलिए अलग से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं रखना है, अलग से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, टोटल एनर्जी का ये तीनों फॉर्मूला याद रखो बस। और काइनेटिक एनर्जी का है तो टोटल एनर्जी माइनस के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ टोटल 2 × टोटल एनर्जी होगी। ये अभी के रिलेशन से साबित हुआ। बताइए आया समझ में हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। नमरा, नुमा, चिश्तिया, उमर, माजिद। जी। तो एक बात बताओ, फिर से रिपीट करो, जब भी तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का है, सारे लोग मिलके बोलना, जब भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी का है बोर मॉडल के मुताबिक निकालो, तो तुम पहले क्या निकालोगे,
टोटल टोटल एनर्जी। एनर्जी। टोटल एनर्जी। वेरी गुड। उसको किससे मल्टीप्लाइड कर दोगे? माइनस से, है ना? माइनस माइनस टोटल एनर्जी कर दोगे ना, माइनस टोटल एनर्जी। जल्दी बोलो ना यार। यस जी। हाँ, उसी तरह जब भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बोर मॉडल से निकालिए तो टोटल एनर्जी निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो एक तीर से 3 निशाना। टोटल एनर्जी तो आपको आएगा, आ ही गया उस फॉर्मूले से। टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, टोटल एनर्जी से पोटेंशियल, इसलिए काइनेटिक पोटेंशियल का। और तुम जाके नीट सब में देखोगे डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस तरह दे देगा, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी। तो अब इस पर टिक मारेंगे। डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, डायरेक्ट ये रिलेशन भी आता है कि बताइए कौन सा करेक्ट रिलेशन है। उसी तरह पोटेंशियल टोटल एनर्जी का रिलेशन भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। न्यूमेरिकल तो छोड़ दीजिए, आपको करेक्ट रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन आता है। बताइए ये स्लाइड सबको समझ में आए? लिख भी लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी बताएं। जी लिख लिया। अब आइए जो मैं बताना चाह रहा हूं, रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट कि टोटल एनर्जी, सारे लोग देखें, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में है ना? बताइए हाँ या ना? यस सर। देखो सारे लोग गौर, देखो सारे लोग गौर से सुनो। एन फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। पहले तो ये पहले बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 n²z²। तो उमर तुम बताओ, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो बताओ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है कि घट रही है? तुम्हारे पास फॉर्मूला मौजूद है। एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी, एन का मतलब कम होती रहेगी। कम होती रहेगी। अच्छा, लेकिन याद रखो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? चूंकि देखो n² बढ़ेगा तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव तो लग रहा है ना। हेलो एवरीवन। अरे यार, हाँ, तो इसलिए और ऐसे भी दिमाग लगाओ, न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो देखो एनर्जी बढ़ती है। फॉर्मूले से तुम्हें लगेगा कि सर एन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई इनवर्सली तो है लेकिन निगेटिव है ना। हेलो एवरीवन, तुम खुद सोचो, -1 बढ़ा कि -2 बढ़ा? जल्दी बताओ। -1। हाँ, यही बात है, यही है। और अब आओ लॉजिक से, लॉजिक लगाओ। न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा कि नहीं न्यूक्लियस का? जल्दी बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। केमिस्ट्री में या फिजिक्स का रूल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो खुद सोचो, न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, एनर्जी बढ़ेगा। थ्योरी को पहले समझो, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी बढ़ेगी। अब आओ मैथमेटिकल फॉर्मूले से। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यही कह रहा है। मैं ये सब चीजें क्यों पूछता हूं कि स्टूडेंट को लगेगा कि इनवर्सली है, लेकिन उसको स्टूडेंट को यही नहीं दिखा। अगर प्लस होता तब तुम कहते कि नहीं एनर्जी घट रही है। जल्दी बताओ हाँ या ना? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में है। इसलिए याद रखिए पहली बात कि न्यूक्लियस से एन की वैल्यू बढ़ेगी, यानी न्यूक्लियस से जितना आप आउटर ऑर्बिट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सारे स्टूडेंट को जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। हेलो एवरीवन, सबको आया? यस सर। तो सब बताओ, सबसे मिनिमम एनर्जी कहां पर होगी? फर्स्ट में कि सेकंड? फर्स्ट ऑर्बिट में। वेरी गुड। फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम होगी। इसलिए याद रखो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब हुआ कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बताओ न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? सेकंड ऑर्बिट में भी है तो न्यूक्लियस, जैसे तुमको कोई आदमी जेल के अंदर रख दे, तुम्हारे चारों तरफ सीबीआई लगा दे, तुम्हारी एनर्जी घटती रहेगी। जैसे सीबीआई तुम्हें फ्री कर दे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी बढ़नी शुरू होगी।
कोई भी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में क्यों आई, तो सिंपल कहो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो मैंने अभी कहा एनर्जी घटती है, मतलब निगेटिव में ही रहेगी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मींस there is force of attraction between electron and nucleus, या electron is bound to the nucleus, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन सीबीआई के अंदर है। सीबीआई कौन है यहाँ, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में भी है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, सेकंड में भी है तो अट्रैक्शन है, थर्ड में भी है तो अट्रैक्शन है। सीबीआई हर जगह लगा हुआ है, भले कम ज्यादा अलग है लेकिन हर जगह लगा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा घटती ही अवस्था में रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। तो रिमार्क्स का पहला पॉइंट लिख के छुट्टी करेंगे। लिखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सारे लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अरे चिश्तिया आपको समझ में आया साइंटिस्ट नेगेटिव का मतलब? जी सर। नेगेटिव इट मीन्स, सुन लीजिए, इट मीन्स, ये नेगेटिव का मतलब ही हुआ देयर इज या इट मीन्स या सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ ऐसे लिख देते हैं, अच्छा वर्ड थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इज अंडर, बोलिए, अंडर attraction towards the nucleus. Towards the nucleus. बोलिए, any doubt everybody, any doubt everyone? ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियर, बाउंड का मतलब बांधा रहना, बाउंड टू द न्यूक्लियर। हर लैंग्वेज को लिख लो। क्यों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर ऑर्बिट में नेगेटिव में होती है? अट्रैक्शन है। जैसे कोई भी आदमी तुम्हें हमेशा बांधे हुए रखे, पकड़ के रखे, अंडर अट्रैक्शन में रखे तो तुम टेंशन में रहते हो, अरे यार ये कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, अम्मा अब्बा कब जाएंगे। ये है अंडर अट्रैक्शन, अंडर अट्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? तो आज इतना ही। हाँ, नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट हमारी